हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम पटवारी और वीडियो में आने वाले कंप्यूटर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं एक ही क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। तो हमारा पहला जो टॉपिक है उसका नाम है कंप्यूटर रैम, यानी कि कंप्यूटर रैम क्या होती है, इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले देखो रैम क्या है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। दूसरी बात याद रखिएगा कि यह एक अस्थायी यानी टेम्परेरी मेमोरी है, यानी कि जो कंप्यूटर चल रहा है या लैपटॉप चल रहा है उसके प्रोग्राम और डेटा को तत्काल एक्सेस के लिए स्टोर करती है। यह जो मेमोरी है वो एक टेम्परेरी मेमोरी है। कहने का मतलब है यदि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप चल रहा है तो अगर कोई प्रोग्राम आपने चलाया है तो ये केवल जब तक चल रहा है तभी तक ये स्टोर रहता है रैम के अंदर। जैसे ही आपने इसको क्लोज कर दिया या अपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया यानी बंद कर दिया तो ये जो स्टोर था वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि जो रैम है उसको प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। रैम के संदर्भ में निम्न कथनों पर चर्चा कीजिए। पहला कथन आपको देगा कि इसकी फुल फॉर्म ये होती है। दूसरा देगा ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। तीसरा देगा आपको कि ये प्राइमरी या मेन मेमोरी होती है। फिर नीचे बोलेगा 1 2 सही है, 1 2 3 सही है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा कि फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। कहने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम में कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर रैम जितनी परफॉर्मेंस और स्पीड उतनी ज़्यादा, रैम कम परफॉर्मेंस और स्पीड उतनी ही कम। कंप्यूटर बंद होते ही रैम का डेटा मिट जाता है। याद रखिएगा कि वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी भी है, वोलेटाइल मेमोरी भी है, क्योंकि सिस्टम बंद होते ही ये क्या हो जाता है, इसका डेटा मिट जाता है। अब याद रखिएगा कि रैम की क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहली होती है वोलेटाइल मेमोरी, दूसरी है हाई स्पीड, तीसरी है टेम्परेरी स्टोरेज और चौथा है डायरेक्ट एक्सेस। वोलेटाइल मेमोरी यानी बिजली बंद होने पर डेटा मिट जाता है, बिजली बंद होने पर या फिर सिस्टम बंद होने पर। हाई स्पीड यह हार्ड डिस्क से कहीं तेज़ होती है। टेम्परेरी स्टोरेज सिर्फ काम करते समय डेटा स्टोर, यानी जब तक प्रोग्राम चल रहा है तभी तक वो उसमें स्टोर रहता है। डायरेक्ट एक्सेस इसका मतलब है कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीधे रैम से डेटा लेता है, यानी कि आपने प्रोग्राम अगर चलाया तो CPU के पास सीधा डेटा कहाँ से जाता है, रैम से जाता है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी जो याद रखनी है। अब आपसे पूछा जा सकता है रैम के टाइप्स। 4 टाइप्स की होती है। पहली है एस रैम, दूसरी है डी रैम, तीसरी है एस डी रैम और चौथी है DDR रैम। एस रैम क्या है, स्टैटिक रैम ये होती है तेज़ लेकिन महंगी। ये कैश मेमोरी में उपयोग होती है, स्टैटिक मेमोरी। तो आपसे पूछ सकती है कि कैश मेमोरी में कौन सी रैम यूज होती है, तो एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम यूज होती है। फिर डी रैम, इसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। ये सस्ती होती है लेकिन बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी है एस डी रैम, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डी रैम। CPU क्लॉक से सिंक्रोनाइज करने के लिए ये उपयोग में आती है। फिर है DDR रैम, डबल डेटा रेट, DDR यानी कि डबल डेटा रेट रैम। वर्तमान में ये प्रचलित हैं और इसके भी 5 टाइप होते हैं। अगर आपसे पूछे कि DDR रैम कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5। ये अभी वर्तमान में प्रचलित है। तो ये थे रैम के प्रकार। रैम और कंप्यूटर की गति, जितनी अधिक रैम होगी, मैंने बताया आपको, जितनी अधिक रैम होगी उतना अधिक डेटा एक साथ प्रोसेस किया जा सकेगा। यानी कि कम रैम तो स्लो कंप्यूटर, ज़्यादा रैम तो अधिक स्पीड, यानी कि मल्टीटास्किंग में बेहतर। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय में अधिक प्रोग्राम, एक से 2 4 5 प्रोग्राम चलाना, तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग करना। जैसा एक साइड में आप वर्ड पे काम कर रहे हो, एक्सेल पे काम कर रहे हो, एक तरफ आपने म्यूजिक चला रखा है, वीडियो चला रखे हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। रैम कहाँ उपयोगी होती है, कंप्यूटर और लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में, गेमिंग कंसोल में, टैबलेट में और स्मार्ट टीवी में। इन सभी में रैम काम आती है, क्योंकि इन सभी में प्रोग्राम चलाने के लिए या प्रोग्राम स्टोर करने के लिए। अब रैम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखने की आवश्यकता है।
सबसे पहले तो रैम की स्पीड को, ये पूछा जा सकता है कि रैम की स्पीड को किस में मापा जाता है, तो है मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज इसको बोलते हैं, एम एच जेड से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है मेगा हर्ट्ज। एम का मतलब मेगा और एच जेड का मतलब हर्ट्ज। दूसरा है रैम को मदरबोर्ड के DIMM स्लॉट, याद रखना कौन से स्लॉट, DIMM स्लॉट में लगाया जाता है। तीसरा फैक्ट है वर्चुअल मेमोरी तब उपयोगी होती है जब रैम कम पड़ जाती है। वर्चुअल मेमोरी तब उपयोग होती है जब रैम कम पड़ जाती है। रैम जितनी ज़्यादा होगी सिस्टम हैंग होने की संभावना उतनी कम होगी। पांचवा है कैश मेमोरी भी रैम का ही एक छोटा और तेज रूप है। कैश मेमोरी जिसमें कौन सी रैम यूज होती है, एस रैम यूज होती है। तो ये 5 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर रोम। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रोम क्या होता है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी ऐसी मेमोरी जिसको केवल रीड कर सकते हैं, उस पर राइट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं रोम। यह एक स्थायी स्मृति यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के मूलभूत निर्देश यानी कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस पहले से स्टोर रहते हैं। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि बिजली बंद होने पर भी इसका डेटा नहीं मिटता। कंप्यूटर शुरू यानी कि जैसे ही बूट होता है, बूट होने पर सबसे पहले रोम से निर्देश पढ़ता है। कंप्यूटर जब शुरू होता है या बूटिंग होता है, शुरू होने को ही कंप्यूटर की भाषा में बूटिंग बोलते हैं। तो जब बूट होता है तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रोम से लेता है कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशेषताएं, कौन कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रीड ओनली यानी कि इसमें डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब होता है कि हम इसमें राइट भी कर सकते हैं लेकिन वो अलग मेथड से कर सकते हैं, अलग विधि से कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसमें केवल डेटा पढ़ा जा सकता है। फिर है परमानेंट डेटा, डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, चाहे आपका सिस्टम बंद हो जाए तब भी डेटा स्टोर रहेगा। फिर है नॉन वोलेटाइल यानी बिजली बंद होने पर भी डेटा बना रहता है। बूट प्रोसेस में ज़रूरी है, बायोस व फर्मवेयर इसी में होते हैं। जब आप कंप्यूटर को सिस्टम शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं बूटिंग, और उस बूटिंग के लिए क्या होता है, एक बायोस और फर्मवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि रोम में स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रोम के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रोम की। तो देखो रोम जैसे रैम 4 प्रकार की थी उसी प्रकार रोम भी 4 प्रकार की है। सबसे पहले तो सिंपल रोम, रीड ओनली मेमोरी, पहले से फिक्स डेटा होता है, बदला नहीं जा सकता। फिर है पी रोम, यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम। देखिए ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, आपको ये शब्द दे दिए जाएंगे, पूछेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम यानी एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। फिर है ईपी रोम, ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल यानी कि मिटाने वाली, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यूवी लाइट से मिटाया जा सकता है और फिर लिखा जा सकता है। तो जब मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि सामान्यतः, तो ये जो सामान्यतः इसलिए कहा था मैंने कि यूवी लाइट से मिटाया जा सकता है। तो ईपी रोम का मतलब हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। फिर है डबल ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। इसको तो इजीली ऐसे ही हटा सकते थे, लेकिन जो डबल ई पी रोम है उसको इलेक्ट्रिकल तरीके से मिटाया जा सकता है यानी बिजली से मिटाकर फिर लिखा जा सकता है, जैसे कि यूएसबी ड्राइवर्स या बायोस में उपयोगी होती है। तो याद रखिएगा ये 4 प्रकार की रोम होती है। रोम और कंप्यूटर के संबंध की बात करें तो कंप्यूटर के बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम में ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर का पहला बूट इंस्ट्रक्शन रोम से ही आता है। जैसे ही शुरू करते हैं तो बूट इंस्ट्रक्शन कहाँ से आता है, रोम से आता है, क्योंकि वो रोम में ही क्या रहता है, स्टोर रहता है। रोम के बिना कंप्यूटर चालू ही नहीं हो सकता। यदि आपके कंप्यूटर में रोम नहीं है तो आपका कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बूटिंग प्रोसेस नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। अब रोम कहाँ उपयोगी होती है, कंप्यूटर का बायोस के अंदर उपयोगी होती है, यानी कि जैसे ही शुरू होता है तो बूटिंग के लिए। मोबाइल फ़ोन में जैसे फर्मवेयर में उपयोगी होती है, वॉशिंग मशीन में, माइक्रोवेव जैसे उपकरण में, स्मार्ट कार्ड में, गेमिंग कंसोल में, यूएसबी पेन ड्राइव में उपयोग होती है। यूएसबी पेन ड्राइव में कौन सी रोम होती है, तो डबल ईपी रोम। याद रखिएगा पूछा भी जा सकता है कि यूएसबी पेन ड्राइव में कौन सी रोम यूज होती है, तो डबल ईपी रोम यूज होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिस प्रकार से हमने रैम के देखे थे उसी प्रकार रोम के।
रोम का डेटा केवल निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के समय लिखा जाता है। डबल ईपी रोम में डेटा को कई बार मिटाया और बदला जा सकता है। रोम का आकार रैम से छोटा लेकिन आवश्यक होता है। रोम के कारण ही कंप्यूटर सेल्फ स्टार्ट कर पाता है। रोम के कारण ही कंप्यूटर सेल्फ स्टार्ट कर पाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर सेल्फ स्टार्ट किस मेमोरी के कारण होता है, रोम, रैम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो होगा रोम के कारण। आजकल बायोस को डबल ईपी रोम में स्टोर किया जाता है। पहले स्टार्टिंग में जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स थे या लैपटॉप्स थे उनमें रोम में स्टोर किया जाता था, लेकिन अब डबल ईपी रोम में स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, इसीलिए बायोस को आजकल डबल ईपी रोम में स्टोर किया जाता है। तो ये हमारा रोम वाला। रोम और रैम के अंदर अगर तुलना की बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर डेटा की बात करें तो रैम के अंदर डेटा अस्थायी रहता है और रोम के अंदर स्थायी रहता है। वोलेटिलिटी की बात करें तो रैम के अंदर वोलेटाइल डेटा रहता है, जबकि रोम के अंदर नॉन वोलेटाइल डेटा रहता है। उपयोग की बात करें तो प्रोग्राम चलाने तक काम में आता है और कंप्यूटर स्टार्ट करने में रोम काम आता है। स्पीड की बात करें तो रैम की स्पीड तेज़ होती है, जबकि रैम से धीमी होती है रोम की स्पीड। चेंजेज की बात करें तो बदला जा सकता है, यानी रैम को बदला जा सकता है, जबकि रोम को नहीं बदला जा सकता। जबकि अगर बदलना हो तो ईपी रोम या डबल ईपी रोम यूज में आती है। तो ये रोम और रैम के जो दो टॉपिक थे वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओएस, कंप्यूटर का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच एक पुल, इनकी ब्रिज का काम करता है। देखो, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक बेस का काम करता है, यानी कि जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते, यानी कि ये एक क्या है, बेस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। दूसरी बात ये है कि ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज, यानी यहाँ पे यूज़र है और ये हार्डवेयर है आपका जो भी लैपटॉप है, इन दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन करना है तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर को चलाने और नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी होता है। ओएस के बिना कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है जो काम नहीं कर सकता, यानी कि केवल एक डिब्बा है। मुख्य कार्य फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यूजर इंटरफेस यानी कि यूआई प्रदान करता है, जैसे विंडोज़ में आइकन्स और माउस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करता है। फाइल और मेमोरी मैनेजमेंट करता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है। तो ये मुख्य कार्य हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, यूज़र इंटरफेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मैनेजमेंट, फाइल और मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल, प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन को मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रकार यानी कि टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप है इसका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक यूजर एक समय पर काम कर सकता है, जैसे कि MS DOS। दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि यूनिक्स। तो याद रखें, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है MS DOS और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है यूनिक्स। फिर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ग्राफिकल इंटरफेस इसकी विशेषता होती है, जैसे कि विंडोज़, जो विंडोज़ हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं GUI OS। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रदान करता है ग्राफिकल इंटरफेस। नेक्स्ट है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कीबोर्ड से कमांड के माध्यम से चलते हैं, जैसे कि MS DOS है और लिनक्स है। इंपॉर्टेंट है लिनक्स। लिनक्स एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कमांड के द्वारा चलता है। फिर है मोबाइल OS, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल और टैबलेट के लिए उपयोगी है, जैसे कि एंड्रॉयड और iOS। ये एप्पल के लिए यूज़ होता है और ये एंड्रॉयड के लिए यूज़ होता है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एंड्रॉयड और iOS। तो याद रखें कि सिंगल यूजर MS DOS, मल्टी यूजर OS यूनिक्स, GUI OS होता है विंडोज़, कमांड लाइन वाला होता है लिनक्स और MS DOS दोनों ही होते हैं, और मोबाइल OS एंड्रॉयड है और iOS। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स थे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो सबसे पहला है विंडोज़, सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। दूसरा है लिनक्स, ये ओपन सोर्स और फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब होता है
कि इसका कोड जो है वो ओपन रहता है, इसमें कोई भी क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, यानी कि इसके कोड को क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है। ये ओपन सोर्स है और फ्री में अवेलेबल रहता है। और कैसा है, कमांड बेस्ड है, यानी कि कमांड के द्वारा लिनक्स चलता है। फिर है मैक ओएस, ये एप्पल के लिए बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए उपयोगी ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर है iOS, ये आईफोन और आईपैड के लिए उपयोगी है। जो मैक ओएस है ये लैपटॉप्स और कंप्यूटर के लिए है, जबकि iOS किसके लिए है, आईफोन और आईपैड के लिए। तो याद रखिएगा कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, iOS। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इनमें से आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब कंप्यूटर चालू करते हैं और डेस्कटॉप स्क्रीन पर आइकन देखते हैं, माउस से फाइल खोलते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही होता है। यानी कि जो डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो आइकन दिखते हैं वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो कि एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओएस के बिना कंप्यूटर के अंदर आप कीबोर्ड से कुछ नहीं लिख पाएंगे, स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी कि ब्लैक स्क्रीन रहेगी। हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर काम नहीं करेंगे, यानी सिर्फ एक डिब्बा रह जाएगा वो। इसके बाद में ओएस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तुलना कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कार्य की बात करें तो कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट कार्य के लिए, जैसे यदि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है तो आपको वर्ड चाहिए, कुछ डेटा बनाना है तो आपको MS एक्सेल चाहिए। इसके अलावा यदि आपको सॉन्ग सुनने हैं तो किसी मीडिया प्लेयर की आवश्यकता पड़ेगी, वीडियो देखना है तो भी मीडिया प्लेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये किसी विशिष्ट कार्य के लिए होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया कि विंडोज़ है, लिनक्स है, ठीक है। वहीं अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड है, पेंट है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है। अब बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ज़रूरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है। यानी कि आपको यदि MS वर्ड नहीं चाहिए, आपको काम नहीं करना है तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई सपोज कि आपको सॉन्ग सुनना है तो आपको सॉन्ग वाला यानी मीडिया प्लेयर चाहिए, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो नेसेसरी है, इसका क्या है, आधार है, बेस है। ये कंप्यूटर चालू होते ही क्या होता है, लोड होता है, जबकि ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि यूज़र कौन सा सॉफ्टवेयर चलाना चाहता है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, तो GMNAA इनपुट आउटपुट, जो कि 1956 में बनाया गया था। याद रखना, GMNAA इनपुट आउटपुट 1956, जो कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिर पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो वो था एप्पल मैकिंटोश, जो कि 1984 में बनाया गया था, एप्पल मैकिंटोश। तीसरा है विंडोज़ 1.0, जो कि 1985 में बनाया गया था। फिर है एंड्रॉयड वी, एक लिनक्स कर्नेल पर आधारित, यानी लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी पर आधारित एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स के कई वर्जन होते हैं, जैसे कि उबंटू है, काली है, मिंट है। आपसे पूछा जाए कि लिनक्स के कौन कौन से वर्जन हैं, तो याद रखिएगा उबंटू, काली और मिंट, UKM, उबंटू, काली, मिंट। तो ये याद रखिएगा कि आपसे पूछा भी जा सकता है, ये आपसे मिलान वाला क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला था कौन सा, GMNAA इनपुट आउटपुट 1956 वाला, फिर एप्पल मैकिंटोश 1984 वाला, और विंडोज़ 1.0 1985 वाला। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइल सिस्टम। क्या होता है फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम एक तरीका है जिसमें कंप्यूटर डेटा को स्टोर, व्यवस्थित और एक्सेस किया जाता है। ये हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि में फाइलों को संगठित यानी ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए उपयोग होता है। फाइल सिस्टम ये तय करता है कि कौन सी फाइल कहाँ और कैसे रखी जाती है। जैसे हमारे कंप्यूटर में आपने देखा होगा C ड्राइव, D ड्राइव, F ड्राइव इस प्रकार से बनी रहती है। तो हमने D ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर बनाया स्टडी नाम से, उसके अंदर हमने साइंस के नाम से या कंप्यूटर के नाम से एक और फोल्डर बनाया, उसमें हमने कंप्यूटर का डेटा रख दिया। तो ये जो भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम डेटा रख रहे हैं इसी को बोलते हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम के अगर कार्यों की बात करें तो डेटा को फाइल्स और फोल्डर्स में विभाजित करता है। फाइल्स को नाम दिया जा सकता है कि ये कंप्यूटर की फ़ाइल है, ये साइंस की फ़ाइल है, नाम दिया जा सकता है। प्रकार किस प्रकार का है, PDF है या कोई अलग प्रकार का डॉक्यूमेंट है,
किसी स्थान पर्टिकुलर डी ड्राइव में, ऐप ड्राइव में कहाँ पे रखा हुआ है। स्टोरेज स्पेस का प्रबंधन किया जा सकता है, यानी डी ड्राइव के लिए हमने 50 GB अलॉट कर दिया, ऐप ड्राइव के लिए हमने 30 GB अलॉट कर दिया, तो ये स्पेस स्टोरेज का मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। क्रिएट किया जा सकता है फाइल्स को, रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, रीनेम किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। तो ये सब हम किसकी मदद से करते हैं? फाइल सिस्टम की मदद से। ये फाइल सिस्टम उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से कि आपने स्कूल के विषय की कॉपियों को अलग अलग बैग में रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में फाइल सिस्टम अलग अलग फाइल्स को फोल्डर और डायरेक्टरी में रखा जाता है। फाइल सिस्टम के प्रकार की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना और याद कर लेना। सबसे पहले FAT, ये एक फाइल सिस्टम का प्रकार है जिसका मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ये पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स और USB ड्राइव्स में यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है NTFS। NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। विंडोज़ में आमतौर पर यही यूज किया जाता है, NTFS फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है EXFAT, इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। बड़ी USB और SD ड्राइव में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है HFS प्लस, इसको बोलते हैं हायरार्किकल फाइल सिस्टम प्लस। ये एप्पल मैक में यूज होता है, तो याद रखिएगा कि जो NTFS है ये विंडो में यूज होता है, जबकि HFS प्लस कहाँ पे यूज होता है? एप्पल मैक में। फिर है EXT4, इसको बोलते हैं फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, जो कि लिनक्स में यूज होता है। याद कर ले, NTFS विंडोज़ में, HFS प्लस किस में? एप्पल मैक में, और EXT4 ये होता है लिनक्स में। 3 ऑपरेटिंग सिस्टम और 3 प्रकार के फाइल सिस्टम आपको याद रखने हैं। फाइल सिस्टम क्यों ज़रूरी है? अगर फाइल सिस्टम न हो तो कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि कौन सी फाइल कहाँ पर है। कंप्यूटर डिस्क को ब्लॉक्स में बांटकर हर फाइल को एक निश्चित स्थान देता है फाइल सिस्टम। बिना फाइल सिस्टम के आपका डेटा अव्यवस्थित और खो जाने योग्य हो जाएगा। फाइल में और फोल्डर में क्या अंतर है? तो देखो सबसे पहले तो डेटा की इकाई होती है फाइल, जबकि फोल्डर फाइलों को रखने की जगह होती है। फाइल डेटा की इकाई है और फोल्डर फाइलों को रखने की जगह है। उदाहरण जैसे कि डेटा की इकाई मतलब फाइल किस टाइप की है, जैसे आपकी इमेज है तो .jpg हो सकती है, .png हो सकती है, .gif हो सकती है। तो ये 3 प्रकार की इमेज होती है, तो इनका एक्सटेंशन मैंने बताया आपको JPG, PNG और GIF। वहीं यदि आपकी वर्ड की फाइल है तो .docx, आगे हम देखेंगे कि ये एक्सटेंशन भी पूछे जाते हैं। तो abc.docx, तो ये क्या है? एक वर्ड की फाइल है, यानी डॉक्यूमेंट्स की है। .mp3 एक म्यूजिक फाइल है, .mp4 ये एक वीडियो फाइल है। आकार की बात करें तो छोटा बड़ा हो सकता है। फोल्डर की बात करें तो केवल कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर हम ये फाइल्स रखते हैं। तो ये फाइल और फोल्डर में एक बेसिक सा अंतर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। विंडोज़ का सबसे नया फाइल सिस्टम NTFS है, जो कि विंडोज़ में यूज होता है। विंडोज़ का सबसे नया फाइल सिस्टम कौन सा है? NTFS। पेन ड्राइव को अक्सर FAT32 या EXTFAT में फॉर्मेट किया जाता है। याद रखिए कि पेन ड्राइव के लिए कौन सा फाइल सिस्टम यूज होता है? FAT32 या फिर एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन सिस्टम, ठीक है, में फॉर्मेट किया जाता है या उपयोग होता है। एप्पल के लिए नया OS ऑपरेटिंग सिस्टम APFS यानी एप्पल फाइल सिस्टम इस्तेमाल होता है। एप्पल ने अपना खुद का फाइल सिस्टम बनाया है जिसका नाम है APFS, एप्पल फाइल सिस्टम। फिर है लिनक्स में EXT3 और EXT4 बहुत पॉपुलर फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम ही यह तय करता है कि अधिकतम फाइल साइज कितनी हो सकती है। तो यह हमारा फाइल सिस्टम का एक छोटा सा। नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट उपकरण कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। सबसे पहले देखो, इनपुट डिवाइस एक क्या है? हार्डवेयर है, जिसमें हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश भेजते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे को कंप्यूटर क्या देता है? आउटपुट देता है, यानी कि जिससे यूजर कंप्यूटर से बातचीत करता है। किसके द्वारा? इनपुट डिवाइस के द्वारा। कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं समझता, उसे जो भी काम करना होता है वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से होता है। इनपुट डिवाइस के क्या कार्य होते हैं? तो कंप्यूटर को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कमांड आदि देना। यूजर से प्राप्त जानकारी को डिजिटल रूप में कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना संभव बनाता है इनपुट डिवाइस। कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है जिनके आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपको नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस है। जैसे कीबोर्ड है,
तो ये टाइपिंग और कमांड देने में एक इनपुट डिवाइस है। माउस जो कि क्लिक, स्क्रॉल और ड्रैग आउट में उपयोग होती है। माइक्रोफोन जो कि आवाज़ इनपुट यानी कि ऑडियो इनपुट के लिए उपयोग होती है। फिर है स्कैनर, कागज़ के दस्तावेज को डिजिटल बनाना, कागज़ के दस्तावेज यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए स्कैनर उपयोग होता है। नेक्स्ट है वेबकैम, ये वीडियो और फोटो इनपुट के लिए यूज़ होता है। फिर है टच स्क्रीन, हाथ से निर्देश, जैसे कि हमारी मोबाइल की स्क्रीन, हाथ से निर्देश देना, स्मार्टफोन्स हो गए और टैबलेट्स हो गए। फिर है जॉय स्टिक, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये सबको पता होता है, ये जो चीज़ें होती है यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी नहीं है। तो जो जॉय स्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस है, गेमिंग इनपुट के लिए उपयोग होती है। फिर है लाइट पेन, स्क्रीन पर लिखना या ड्रॉ करना, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ, किसके द्वारा लिख रहा हूँ, पेन के द्वारा लिख रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। सॉरी, आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट पे क्या होता है, कुछ बारकोड्स होते हैं जिनको स्कैन किया जाता है एक डिवाइस के द्वारा, जिसको बोलते हैं बारकोड रीडर। फिर है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए OCR टेक्निक उपयोग होती है। तो ये चार तो आप याद रखें ही रखें, ऊपर वाली भी याद रखें, लेकिन ये चारों याद रखें, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर और OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इनपुट डिवाइसेस। जैसे आप कीबोर्ड से हेलो टाइप करते हैं, कीबोर्ड के जरिए एक इनपुट डिवाइस हो गया। माउस से किसी ऐप पर क्लिक करते हैं तो ये एक इनपुट सिग्नल या इनपुट कमांड हो गया। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है? तो इनपुट डिवाइस के द्वारा डेटा दिया जाता है, आउटपुट के द्वारा डेटा प्राप्त किया जाता है। यूजर देता है डेटा कंप्यूटर को इनपुट में, और आउटपुट में कंप्यूटर देता है यूजर को। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इसमें मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, आगे देखेंगे हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको याद रखने हैं। पहला कंप्यूटर माउस जो कि एक इनपुट डिवाइस है 1964 में बनाया था। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग आधार कार्ड स्कैनिंग में होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से आधार कार्ड स्कैनिंग में कौन सी तकनीक यूज होती है? तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर है स्मार्ट टीवीज, रिमोट और वॉइस कंट्रोल, रिमोट के द्वारा यानी बटन के द्वारा कंट्रोल करना, और वॉइस कंट्रोल यानी हम वॉइस के द्वारा इनपुट देख के कंट्रोल करना। ये दोनों ही क्या है? इनपुट डिवाइसेस। मॉडर्न इनपुट डिवाइसेस में टच पैड और स्टाइलिश पेन, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, किसके द्वारा? स्टाइलिश पेन के द्वारा। ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस जो कि मॉडर्न इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जेस्चर इनपुट डिवाइस भी आ रहे हैं जो हाथ के हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डिजिटल पैनल्स होते हैं उसमें कोई टीचर पढ़ा रहा होता है और अपनी पाम को जैसे ही ओपन करता है तो एक क्या आ जाता है? इरेजर आ जाता है। तो ये क्या है? AI आधारित जेस्चर इनपुट डिवाइस। तो ये हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस। अगला टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती है और उनका क्या काम है? तो देखो, आउटपुट डिवाइस एक प्रकार के हार्डवेयर हैं जो कि हमारे द्वारा दिए गए इनपुट डेटा को प्रोसेस करके हमारे को दिखाते हैं या फिर सुनाते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस, यानी कि अंदर की जानकारी को बाहरी रूप, विजुअल या ऑडियो फॉर्म में बदलते हैं। जो डिवाइस कंप्यूटर का उत्तर हमें देती है यानी आउटपुट देती है या हम तक पहुंचाती है, वही आउटपुट डिवाइस। फंक्शंस की बात करें तो कंप्यूटर द्वारा किए कार्य का परिणाम दिखाना यानी कि डिस्प्ले देना ही क्या है? आउटपुट डिवाइस का काम है। कंप्यूटर के अंदर डिजिटल डेटा को मानव सुलभ रूप में प्रस्तुत करना आउटपुट डिवाइस का काम है। सूचना को दृश्य, श्रव्य या प्रिंट रूप में प्रदान करना आउटपुट डिवाइस का काम है। क्वेश्चन आपको फंक्शन के द्वारा भी बनाया जा सकता है। पूछेंगे कि आउटपुट डिवाइस के कौन कौन से कार्य हैं? परिणाम दिखाना, डिजिटल डेटा को मानव सुलभ रूप में देना, सूचना को दृश्य, श्रव्य या प्रिंट रूप में प्रदान करना। तो इस आधार पर स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं? तो जैसे कि मॉनिटर है, यानी कि जिसको हम स्क्रीन भी बोलते हैं, ये कंप्यूटर का दृश्य आउटपुट हमें दिखाता है। प्रिंटर की बात करें तो ये स्क्रीन की सामग्री को कागज़ पर प्रिंट करता है, और कागज़ को यदि हमें यानी हार्ड कॉपी को वापस हमें सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना है तो हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इनपुट डिवाइस है। जबकि प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये स्क्रीन की जो सामग्री है उसको कागज़ पर प्रिंट करता है। स्पीकर की बात करें तो कंप्यूटर की आवाज़ यानी ऑडियो आउटपुट देता है। प्रोजेक्टर की बात करें तो स्क्रीन को दीवार या स्क्रीन पर बड़ा दिखाता है।
प्लॉटर बड़ी डिजाइन और नक्शे प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है। हेडफोन्स निजी रूप से आवाज़ सुनने के लिए उपयोग होते हैं। हमारे जो ईयरबड्स होते हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं, यानी कि इसमें हमारी आवाज़ जाती भी है और सामने वाले की आवाज़ सुनाई भी देती है। तो इसको बोलते हैं हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन। तो ये याद रखिएगा, प्लॉटर तो याद रखिएगा, क्योंकि प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि बड़ी डिजाइंस और नक्शे प्रिंट करने के लिए उपयोग होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो पेंट एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मॉनिटर पर हम जब भी पेंट में कुछ करते हैं तो वो हमें मॉनिटर पर दिखता है, तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। पेज प्रिंट करने के लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है, तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। तुलना हम देख चुके हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो मॉनिटर को वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। एलईडी और एलसीडी मॉनिटर सबसे सामान्य आउटपुट डिवाइसेस हैं। इंकजेट और लेजर प्रिंटर सबसे प्रसिद्ध प्रिंटर हैं। प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस इसलिए कहा जाता है कि ये डेटा को हार्ड कॉपी में बदलता है। स्पीकर और हेडफोन्स ऑडियो आउटपुट है। स्पीकर के द्वारा भी हम सुनते हैं और हेडफोन्स के द्वारा भी सुनते हैं, यानी कि ये क्या है, हमारी को आउटपुट देती है, जो भी हम इनपुट देते हैं उसका। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस का टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर एक फिजिकल भाग होता है कंप्यूटर का, जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, यानी कंप्यूटर का ठोस भाग, जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस है। तो ये सब क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। विशेषताओं की बात करें तो छूने योग्य है, यानी कि टेंजिबल है, कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर के निर्देश पर काम करता है, इन्हें समय के साथ अपग्रेड या बदला जा सकता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। प्रमुख हार्डवेयर की बात करें तो जैसे कि मॉनिटर है स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए, कीबोर्ड है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, माउस है पॉइंटर को नियंत्रित या क्लिक करने के लिए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क सभी कामों में उपयोग होता है। याद रखिए कि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रिंटर कागज़ पर जानकारी प्रिंट करने के लिए, स्कैनर फोटो या दस्तावेज को स्कैन करने के लिए, स्पीकर यानी ध्वनि यानी साउंड देता है, हार्ड डिस्क या एसएसडी डेटा स्टोर करने के लिए, मदरबोर्ड सभी हार्डवेयर भागों को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म। ये सब क्या है, हार्डवेयर है। इसका मतलब कि हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसें आती हैं। तो इनपुट में जैसे कि कंप्यूटर को डेटा देने वाले उपकरण कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। आउटपुट की बात करें तो कंप्यूटर का परिणाम दिखाने वाले जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। तो हार्डवेयर में याद रखिए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों होती है, लेकिन वो फिजिकल पार्ट होनी चाहिए, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। अंतर की बात करें कि हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, तो हार्डवेयर एक भौतिक भाग है, जबकि सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम और निर्देश हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे मॉनिटर सीपीयू क्या हो गया, हार्डवेयर हो गए। वहीं एमएस वर्ड और पेंट क्या है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते क्योंकि ये एक प्रकार के प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। खराब होने की स्थिति में टूट सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे सीपीयू है टूट गया तो उसे चेंज करना पड़ेगा। वहीं सॉफ्टवेयर अगर खराब हो जाए यानी डिलीट हो सकता है, क्रैश हो सकता है। तो ये इनमें मुख्य अंतर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है। एक कंप्यूटर के अंदर 100 से ज़्यादा हार्डवेयर पार्ट्स हो सकते हैं। कंप्यूटर की स्पीड मुख्यतः सीपीयू, रैम और एसएसडी पर निर्भर करती है। हार्डवेयर का सबसे महंगा अक्सर ग्राफिक्स कार्ड होता है, जो कि गेमिंग में अधिक उपयोग होता है। आज के मॉडर्न कंप्यूटर में वायरलेस हार्डवेयर जैसे कि ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस भी चलते हैं। तो ये हमारा हार्डवेयर का। नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। क्या होता है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी उसमें कोडिंग या फिर इंस्ट्रक्शंस के द्वारा उसको डिजाइन किया होता है, जो हार्डवेयर को कैसे काम करना है ये बताता है। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, यानी कि जैसे कि आइकन्स हो गए तो उनको देख तो सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। ये कंप्यूटर को संचालित और नियंत्रित करते हैं। जैसे कि एमएस पेंट है, में चित्र बनाते हैं, वह पेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम देख तो सकते हैं, यानी उसके आइकन को देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते। विशेषताओं की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है, यानी डिजिटल फॉर्म में होते हैं, आइकन्स के फॉर्म में होते हैं। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता, यानी कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है, बॉक्स है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और डिलीट किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। एक कंप्यूटर में कई सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं उसके मेमोरी पे।
सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात करिए तो अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर को चलाने में सहायक होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विशिष्ट कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि MS वर्ड है, पेंट है, पावर पॉइंट है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और सुरक्षा के लिए, जैसे कि एंटीवायरस हैं, वायरस को ख़त्म करने के लिए। फाइल कंप्रेशर है, जो कि फाइल को अधिक डेटा को कम डेटा में कंप्रेस करता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि पाइथन हो गया, C++ कंपाइलर हो गए, जो कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करते हैं। ये प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिस्टम को चलाना होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए होता है। विंडोज़ और लिनक्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वहीं MS वर्ड और क्रोम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, यानी आपको अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर चाहिए तो वही आपको ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ज़रूरी होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। सीधे उपयोग नहीं किया जाता, ये केवल एक प्रकार का बेस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, सीधे उपयोग किया जाता। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, भौतिक भाग होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह या प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग होती है। छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, केवल देख सकते हैं। मॉनिटर माउस क्या है? हार्डवेयर है। MS वर्ड एक्सेल क्या है? सॉफ्टवेयर है। ख़राब होने पर टूट जाता है, ये करप्ट हो जाता है। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की बात कर ले या फैक्ट्स की बात कर ले तो दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर 1843 में एडा लवलेस ने डिज़ाइन किया था। याद रखिएगा, 1843 में एडा लवलेस ने दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था। विंडोज़ OS दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, OS है, जो कि लिनक्स आधारित है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बिल्कुल काम नहीं कर सकता। गेम्स, ड्राइंग ऐप्स, वेब ब्राउज़र्स सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है किसका? सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? तो इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने में, एडिट करने में, फॉर्मेट करने में और प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो MS वर्ड यूज होता है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट से संबंधित कामों में प्रयोग होता है, जैसे कि पत्र बनाने में, रिपोर्ट बनाने में, बायोडेटा, निबंधन की ऐसे आदि बनाने के लिए MS वर्ड का उपयोग होता है। विशेषताओं की बात करें तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए, फ़ॉन्ट बदलना जैसे कि फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, कलर चेंज करने में, बोल्ड, इटैलिक का मतलब तिरछे, अंडरलाइन करने में, चित्र डालने में, टेबल चार्ट्स जोड़ने में, पेज की सेटिंग और प्रिंट करने में, स्पेल चेक, ग्रामर चेक करने में, सेव करना, ओपन करना, न्यू फाइल ओपन करना या न्यू फाइल बनाना, हेडर फुटर डालना, पेज नंबर जोड़ना, ये सब इसके अंदर किया जा सकता है। यानी MS वर्ड की क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं। MS वर्ड को किस प्रकार से खोला जाता है? तो स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप किया जाता है और आइकन पर क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है MS वर्ड का, रिबन और इसके टैब्स। देखो, जो सबसे पहला टैब है वो है होम टैब जिसमें आते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कट, कॉपी, पेस्ट। इंसर्ट के अंदर आता है इमेज, टेबल, चार्ट, हेडर फुटर जोड़ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेडर फुटर किसका पार्ट है? तो वो है इंसर्ट टैब का। पेज लेआउट की बात करें तो इसमें मार्जिन, यानी कि जो पेज है उसके ऊपर नीचे आइट साइड में कितना स्पेस होना चाहिए, उसको बोलते हैं मार्जिन। तो पेज लेआउट के अंदर आता है मार्जिन, आता है पेज साइज, आता है और ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन का मतलब हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। रेफरेंस की बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट में आपको क्या डालना है, ये आता है रेफरेंस टेब में। फिर है रिव्यू, जिसमें आता है स्पेल चेक, कमेंट्स और ट्रैक चेंजेस, ये सब आते हैं रिव्यू के अंदर। फिर है व्यू के अंदर डॉक्यूमेंट का जूम आउट करना, जूम इन करना, लेआउट बदलना, ये सब आते हैं व्यू टैब के अंदर। तो आपको याद रखने हैं कि होम में क्या क्या आता है, इंसर्ट में क्या आता है, पेज में क्या आता है, पेज लेआउट में क्या आता है, रेफरेंस में क्या आता है, रिव्यू में क्या आता है और व्यू में क्या आता है। नेक्स्ट आता है MS वर्ड में फाइल सेव करने के स्टेप्स। तो फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं, फिर सेव एज चुनते हैं, फाइल का नाम देते हैं,
कहाँ पे आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है या किसी पर्टिकुलर फोल्डर में करना है, और सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी फाइल सेव हो जाती है। MS वर्ड के उपयोग की बात करें तो स्कूल असाइनमेंट तैयार करने में, बायोडेटा रेज्यूमे बनाने में, पत्र या आवेदन लिखने में, पुस्तिका, विज्ञापन या नोट्स बनाने में, ऑफिस डॉक्यूमेंट तैयार करने में MS वर्ड का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, MS वर्ड को पहली बार 1983 में लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का शूट है, यानी एक प्रकार का बंडल है। तो MS वर्ड भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या है, शूट है या शूट का हिस्सा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है आपको एक्सटेंशन देके कि ये कौन सी फाइल है। तो .doc और .docx ये क्या है, MS वर्ड की क्या है, एक्सटेंशन है, फाइल फॉर्मेट है। तो आपको ये देके पूछा जाएगा कि ये कौन सी फाइल है, तो ये MS वर्ड फाइल्स। ऑटो करेक्ट से गलतियाँ स्वतः सुधरती है, इनकी MS वर्ड में ऑटो करेक्ट एक ऑप्शन आता है जिसमें आपने गलती से यदि कोई स्पेलिंग क्या कर दिया, गलत कर दी, तो उसके नीचे रेड आ जाता है और आप राइट क्लिक करके उसको ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप फाइल को PDF में भी सेव कर सकते हैं। सेव एज में जाके आप PDF फॉर्मेट चुनते हैं तो PDF में भी आपको इसको सेव करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये हमारा MS वर्ड का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है MS एक्सेल। ये भी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का क्या है, पार्ट है। तो MS एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को टेबल में दर्ज करने, जोड़ने, घटाने, चार्ट बनाने और एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करने के लिए उपयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। मार्कशीट, बजट शीट, टेबल्स, चार्ट्स आदि बनाने में MS एक्सेल का उपयोग होता है। MS एक्सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सेल्स होती हैं, एक छोटा बॉक्स जिसमें डेटा लिखा जाता है, एक रो यानी पंक्ति होती है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन संख्या से पहचानी जाती है जैसे कि 1 2 3, कॉलम यानी कि स्तंभ ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइंस होती हैं, अक्षर से पहचानी जाती है जैसे कि ABC। तो याद रखिए कि रो के लिए संख्या होती है 1 2 3, जबकि कॉलम के लिए अक्षर होते हैं जैसे कि ABCD वगैरह। सेल एड्रेस की बात करें तो कॉलम और रो का मिला जुला नाम, जैसे कि A1, इसका मतलब है कि आपका जो पहला जो डिब्बा है वो डिनोट कर रहा है। A का मतलब तो क्या है, पहला कॉलम है, और A1 का मतलब क्या है, पहली रो है। B3 का मतलब होता है कि दूसरा तो क्या है, कॉलम है, और तीसरी क्या है, पंक्ति है। नेक्स्ट है वर्कशीट, एक शीट जिसमें रो और कॉलम होते हैं। वर्कबुक की बात करें तो एक फाइल जिसमें एक या अधिक वर्कशीट्स होती है, यानी कि वर्कबुक का पार्ट होती है वर्कशीट्स। MS एक्सेल के कार्य की बात करें तो डेटा टाइप करना जैसे कि टेक्स्ट है, नंबर्स हैं, गणनाएँ करना, जोड़ घटा गुणा भाग ये सब करना, फॉर्मूलाज और फंक्शंस लगाना, टेबल और चार्ट बनाना, डेटा को फिल्टर और शॉर्ट करना, फॉर्मेटिंग करना जैसे कि कलर, बॉर्डर, बोल्ड ये सब करना, ऑटो सम ये कुछ इसके फॉर्मूलाज होते हैं, जोड़ने के लिए ऑटो सम होता है, एवरेज निकालने के लिए एवरेज फार्मूला, मिनिमम बहुत सारे डेटाज में से मिनिमम डेटा निकालने वाला मिन होता है, और मैक्सिमम निकालने वाला मैक्स। एक्सेल सीट को सेव और प्रिंट करना, क्या मतलब प्रिंट भी किया जा सकता है। कुछ सामान्य फॉर्मूलाज की बात करें तो सम A1 फिर ये $A5, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि A1 और A5 वाला जो डेटा है उसको जोड़ना है, या A1 से A5 तक जोड़ना है। एवरेज A1 A5 का मतलब होता है A1 से लेके A5 का औसत निकालना। मैक्स का मतलब है A1 से A5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मिन का मतलब होता है कि A1 से लेके A5 के बीच मिनिमम कौन सा है, और A1 प्लस B1 का मतलब होता है कि 2 सेल्स को जोड़ना। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। ओपन करने का वही तरीका है कि स्टार्ट मेन्यू में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखें और एक्सेल जो आइकन है उस पर क्लिक करें और न्यू ब्लैंक वर्कशीट पर क्लिक करके काम शुरू कर सकते हैं या अपनी वर्कशीट बना सकते हैं। उपयोग की बात करें तो स्कूल की मार्कशीट्स तैयार करने में, बजट बनाने में, रजिस्टर बनाने में, गणनाएँ करने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा ग्राफ और चार्ट बनाने में, रिपोर्ट तैयार करने, डेटा एनालिसिस के लिए उपयोग होते हैं। फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। एक्सेल को पहली बार 1985 में लॉन्च किया गया था। एक्सेल में 10 लाख से ज़्यादा, स्टार मार्क लेना, 10 लाख से ज़्यादा रोज और 16,000 से अधिक कॉलम्स होते हैं। एक्सेल में 10 लाख से ज़्यादा रोज और 16,000 से अधिक कॉलम्स होते हैं। एक्सेल का फाइल फॉर्मेट होता है .xlsx, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मेट या ये एक्सटेंशन देके पूछा जाएगा
कि ये किस फाइल फॉर्मेट, कौन सी फाइल फॉर्मेट है, तो वो है एक्सेल, MS एक्सेल .xlsx। एक्सेल में ऑटोफिल और ड्रैग फीचर से फॉर्मूला आसानी से फैलाया जा सकता है। एक्सेल का उपयोग बैंक, स्कूल, ऑफिस, रिसर्च और विज्ञान में होता है। तो ये हमारा MS एक्सेल का टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक है MS पावर पॉइंट। यह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही हिस्सा है। किस लिए उपयोग होता है, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें स्लाइड्स होती है, स्लाइड्स के माध्यम से आकर्षक तरीके से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसमें टीचर्स उपयोग लेते हैं, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए उपयोग में लेते हैं। स्कूल प्रोजेक्ट, सेमिनार, बिजनेस मीटिंग्स में इसका उपयोग किया जाता है। अगर जैसे कि आपको जल संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाना है तो पावर पॉइंट की मदद से आप स्लाइड शो बना सकते हैं एक आकर्षक तरीके से। फीचर्स की बात करें तो इसमें टेक्स्ट ऐड किया जा सकता है, इमेज ऐड कर सकते हैं, चार्ट, टेबल्स, ऑडियो, वीडियो ये जोड़ा जा सकता है। स्लाइड डिज़ाइन करना, इसमें कुछ प्री टेम्पलेट्स होते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। एनिमेशंस और ट्रांजिशंस इफेक्ट्स डाल सकते हैं कि आपकी स्लाइड्स किस प्रकार से एनिमेट होगी। आप टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है किस प्रकार दिखाई देगा। इमेज पर इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। स्लाइड शो मोड होता है इसमें, जिसमें आपको एनिमेशन तरीके से दिखा सकते हैं। फ़ॉन्ट, कलर, लेआउट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पावर पॉइंट फाइल को .pptx, याद रखें कि .pptx क्या है, एक पावर पॉइंट का क्या एक्सटेंशन है या फॉर्मेट है। पावर पॉइंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्लाइड में होता है एक पेज जिसमें टेक्स्ट, इमेज आदि डाल सकते हैं। स्लाइड लेआउट में होता है स्लाइड में कौन क्या कहाँ रहेगा, कहाँ उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, तो वो स्लाइड लेआउट टैब के अंदर आता है। स्लाइड शो के अंदर पूरी प्रेजेंटेशन को दिखाना। प्लेस होल्डर, जहाँ हम कंटेंट टाइप या जोड़ सकते हैं उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। डिज़ाइन टेम्पलेट की बात करें तो पहले से डिज़ाइन बैकग्राउंड्स जिनका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रिबन और उसके टैब्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। होम के अंदर आपको मिलेगा टेक्स्ट जोड़ना और लेआउट बदलना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि टेक्स्ट को जोड़ना है या लेआउट बदलना है तो कौन से टैब का इस्तेमाल किया जाएगा, तो होम टैब का इस्तेमाल किया जाएगा। इंसर्ट की बात करें तो इमेज, टेबल, चार्ट, ऑडियो और वीडियो अगर जोड़ना है तो इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइन की बात करें तो बैकग्राउंड और थीम सेट करने के लिए डिज़ाइन टैब का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजेक्शन्स, स्लाइड के बीच एनिमेशन इफेक्ट्स के लिए ट्रांजेक्शन्स टैब का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करने के लिए एनिमेशंस, ध्यान रखें स्लाइड को अगर एनिमेट करना है तो ट्रांजेक्शन का, और अगर पर्टिकुलर उस स्लाइड पर किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स चाहे इमेज हो सकती है उनको एनिमेट करने के लिए एनिमेशंस टैब का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये आपको उल्टा देख के पूछा जा सकता है। स्लाइड शो के अंदर पूरी प्रस्तुति दिखाना। रिव्यू के अंदर स्पेलिंग और कमेंट्स आदि का इस्तेमाल किया जाता है। व्यू टैब के अंदर स्लाइड दिखाने के तरीके बदलना, आपको ऊपर से नीचे दिखाना है, नीचे से ऊपर दिखाना है या कुछ बुक के फॉर्मेट में दिखाना है, तो ये आता है व्यू के अंदर। तो ये हमारा रिबन होता है जिसके अंदर अलग अलग टैब्स होते हैं, उनका क्या कार्य है। MS पावर पॉइंट को खोलने का वही तरीका है, स्टार्ट मेन्यू में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखें या PPT लिखें, आइकन पर क्लिक करें और न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन तैयार करें। उपयोग की बात करें तो स्कूल प्रोजेक्ट बनाने में, विषयों को चित्र व एनिमेशन के साथ समझने में, सेमिनार और भाषण प्रस्तुत करने में, बिजनेस रिपोर्ट या चार्ट दिखाने में, किसी विषय को स्टेप बाय स्टेप समझने में पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। पावर पॉइंट को 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन .pptx होता है। इसमें स्पीकर नोट्स की सुविधा होती है जिससे आप बोलने के लिए निजी नोट्स जोड़ सकते हैं। यानी आप यदि कोई स्टूडेंट हैं तो आप बोल के ऑडियो नोट्स तैयार कर सकते हैं जिसको आप बाद में सुन सकते हैं। प्रेजेंटेशन को PDF या वीडियो में भी बदला जा सकता है। दुनिया भर में बिलियन से ज़्यादा लोग पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का टॉपिक यहाँ पे खत्म। अगला टॉपिक है सुपर कंप्यूटर। क्या होता है सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो बहुत अधिक गति और शक्ति यानी कि पावर से काम करता है, यानी कि सामान्य सॉफ्टवेयर की तुलना में हज़ारों गुना तेज होता है, हज़ारों गुना तेज़ी से वर्क करता है। इसका ज़्यादातर उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च में, मौसम की भविष्यवाणी में, अंतरिक्ष अध्ययन में किया जाता है। फीचर्स की बात करें तो बहुत तेज़ स्पीड, करोड़ों की गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकता है,
विशाल मेमोरी यानी कि बड़ी मेमोरी होती है, डेटा स्टोर करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, एक साथ कई काम कर सकता है यानी मल्टीटास्किंग की जा सकती है। उच्च गणना शक्ति, हाई कंप्यूटेशनल पावर होती है, बहुत महंगे और बड़े आकार के होते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग की बात करें तो वैज्ञानिक प्रयोग यानी कि आणविक शोध और दवा निर्माण में किया जाता है। मौसम विज्ञान जैसे कि तूफान, बारिश, जलवायु की भविष्यवाणी में, अंतरिक्ष अनुसंधान, रॉकेट की योजना, उपग्रह संचालन में, डीएनए विश्लेषण, चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान करने में, सैन्य और रक्षा, मिसाइल सिस्टम, सुरक्षा विश्लेषण में, बड़े डेटा विश्लेषण जैसे बैंकिंग, सरकार, मौसम डेटा में उपयोग किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट भारत के सुपर कंप्यूटर, स्टार मार्क कर लो, पूछा जा सकता है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है परम, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि सीडेक एक संस्था है जो कि पुणे में स्थित है। तो सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया था पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम। दूसरा है प्रत्युष, मौसम की भविष्यवाणी के लिए डिजाइन किया गया दूसरा सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष। तीसरा है मिहिर, जलवायु और महासागर अनुसंधान रिसर्च के लिए, जलवायु यानी कि क्लाइमेट और ओशंस के रिसर्च के लिए मिहिर सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया। चौथा है एरावत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नवीनतम सुपर कंप्यूटर जिसको 2023 में डिजाइन किया गया। तो ये 4 सुपर कंप्यूटर हैं अभी तक इंडिया में, परम, प्रत्युष, मिहिर और एरावत। और एरावत क्या है, लेटेस्ट 2023 में डिजाइन किया गया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। सामान्य कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या अंतर है, तो सामान्य कंप्यूटर की गति कम होती है जबकि इसकी बहुत तेज गति होती है। आकार छोटा होता है लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा होता है, यानी कमरे का आकार जितना होता है उतना बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है। लागत की बात करें तो सामान्य कंप्यूटर सस्ता होता है जबकि सुपर कंप्यूटर बहुत महंगा होता है। उपयोग की बात करें तो दैनिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, और ये अनुसंधान और गणना के लिए यानी बड़े डेटा के लिए उपयोग होता है। उदाहरण के लैपटॉप, डेस्कटॉप हो गया, जबकि सुपर कंप्यूटर, परम, प्रत्युष ये सब क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, स्टार मार्क कर लो, क्राई 1 1976 में बनाया गया था। दूसरा है, एक सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लॉप्स किसकी इकाई है, तो ये गति की इकाई है, स्पीड की इकाई है जो कि सब सुपर कंप्यूटर में यूज होती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में मापा जाता है। भारत की संस्था सीडेक पुणे सुपर कंप्यूटर बनाती है, जो मैंने बताया था कि जो पहला कंप्यूटर परम था वो इसी संस्था ने बनाया था। 2023 में भारत का एआई आधारित सुपर कंप्यूटर एरावत दुनिया में टॉप एआई सिस्टम में गिना जाता है। तो ये हमारा सुपर कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो याद रखना, सुपर कंप्यूटर पहला याद रखना है तो ये क्राई 1 याद रखना जो कि 1976 में डेवलप किया गया था। और भारत की जो 4 सुपर कंप्यूटर हैं उनको याद रखना, इसको याद रखना, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर की गति की क्या है, एक इकाई है। और जो परम है वो सीडेक पुणे ने डिज़ाइन किया गया था। एरावत लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, 2023 में डिज़ाइन किया गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित। अगला टॉपिक है ब्राउज़र। देखो ब्राउज़र से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ब्राउज़र के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा ब्राउज़र है और कौन सा नहीं है। तो ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम इंटरनेट पर वेबसाइट्स खोलने के लिए उपयोग करते हैं और जिसको हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। इसमें हमारे को सुविधा मिलती है टेक्स्ट की, इमेज की, वीडियो, वेबसाइट्स और ऑनलाइन जानकारी देखने की सुविधा। हम कोई टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, इमेज सर्च कर सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, कोई वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन अन्य जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि हम www.google.com खोलते हैं तो याद रखना ये ब्राउज़र नहीं है, ये है सर्च इंजन। इस सर्च इंजन को हम किसके द्वारा खोलते हैं, लाइक जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, तो इनके द्वारा खोलते हैं। तो ये होते हैं क्या है, ब्राउज़र। जबकि www.google.com एक सर्च इंजन है, ब्राउज़र नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रैप किया जा सकता है, आपको दे दिया जाएगा कि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, एक ब्राउज़र है, तो आप समझोगे कि हम तो गूगल करते हैं तो ब्राउज़र हो गया। नहीं, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र के कार्यों की बात करें तो वेबसाइट खोलना जिसमें हम URL टाइप करते हैं जैसे कि www.google.com या फिर myebooks247.com। जानकारी ढूंढना, गूगल, बिंग आदि से ढूंढना, ये गूगल है, बिंग है, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। इन सर्च इंजन का उपयोग हम किसके द्वारा करते हैं, ब्राउज़र के द्वारा करते हैं। वीडियो चलाना जैसे कि यूट्यूब हम ब्राउज़र में करते हैं।
फॉर्म भरना, ऑनलाइन काम करना, फाइल डाउनलोड करना, अपलोड करना, इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग करना, ये सब हम ब्राउज़र। कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउज़र्स जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे आपको ब्राउज़र का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है। तो देखो, सबसे पहला है गूगल क्रोम, ये गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउज़र है। दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स, जो कि मोजिला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ब्राउज़र है। सफारी एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ओपेरा, ओपेरा लिमिटेड कंपनी के द्वारा। और ब्रेव, ये ब्रेव सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सबको पता रहता है, लेकिन याद रखिए सफारी, ओपेरा, ब्रेव, ये भी क्या है, ब्राउज़र्स हैं। ब्राउज़र के कुछ मुख्य भाग यानी पार्ट्स की बात करें तो इसमें एक होता है एड्रेस बार, जहाँ पे हम वेबसाइट का पता यानी कि URL, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, डालने की जगह होती है, जिसको बोलते हैं एड्रेस बार। फिर है बैक एंड फॉरवर्ड बटन, पिछली या अगली साइट पर जाना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैकवर्ड या फॉरवर्ड बटन। आगे जाना तो फॉरवर्ड बटन, पीछे आना तो बैकवर्ड बटन। रिफ्रेश और रीलोड, पेज को दोबारा लोड करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें ये साइन रहता है। अगर कीबोर्ड से करना हो तो हम F5 का इस्तेमाल करते हैं। टैब्स होते हैं, एक साथ कई वेबसाइट्स, जैसे कि यहाँ पे 1 टैब, 2 टैब, 3 टैब, तो यहाँ पे कई वेबसाइट खोलने के लिए टैब इस्तेमाल करते हैं। बुकमार्क, कोई पसंदीदा अगर साइट है तो उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का साइन होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, बुकमार्क कर लेते हैं। फिर है डाउनलोड पैनल, कुछ इस प्रकार का डाउनलोड पैनल होता है, डाउनलोड की गई फाइल वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये ब्राउज़र के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। उपयोग की बात करें तो पढ़ाई के लिए जानकारी खोजना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, वीडियो देखना, वेबसाइट बनाना और देखना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ईमेल भेजना, ये सब क्या है, ब्राउज़र के उपयोग है। कुछ सेफ्टी टिप्स की बात करें तो देखो, जो वेबसाइट्स होती हैं उन वेबसाइट्स में यहाँ पे यदि HTTPS का मतलब होता है सिक्योर, अगर ये लिखा होता है तो यहाँ पे आपको एक लॉक का साइन दिखाई देगा, यानी कि इन साइट पे क्या किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। अगर S नहीं होता है तो यहाँ पे आपका जो लॉक होता है वो क्रॉस लगा रहता है, तो यानी कि वो वेबसाइट सेफ नहीं रहती है। अजनबी लिंक पर क्लिक ना करें, ब्राउज़र को समय समय पर अपडेट करें, एंटीवायरस इंस्टॉल रखें अपने फ़ोन में या कंप्यूटर या लैपटॉप में, और पॉपअप ब्लॉकर को ऑन रखें ताकि अनावश्यक पॉपअप्स ना आए। तो ये कुछ सेफ्टी टिप्स थे। अब कुछ फैक्ट जो याद रखने ही रखें। पहला वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, दुनिया का पहला ब्राउज़र था वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि 1990 में बनाया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया का पहला ब्राउज़र था जिसको 1990 में बनाया गया। गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ब्राउज़र है जो कि गूगल कंपनी ने बनाया। आप ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लेना, इनकॉग्निटो मोड प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकता है, यानी कि इस मोड के अंदर यदि आप ब्राउजिंग करते हैं, कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो हिस्ट्री में सेव नहीं होता, तो इसको बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। एक अच्छा ब्राउज़र तेज, सुरक्षित और आसान होना चाहिए। मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में ब्राउज़र का उपयोग होता है। तो ये हमारे ब्राउज़र का टॉपिक भी कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है सर्च इंजन, जिनका इस्तेमाल हम ब्राउज़र के माध्यम से करते हैं। तो सर्च इंजन क्या है? ये एक ऑनलाइन टूल या प्रोग्राम है जो हमें इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करते हैं। जब हम कुछ टाइप करते हैं तो सर्च इंजन सैकड़ों हज़ारों वेबसाइट से जानकारी खोजकर हमारे सामने लाता है। जब आप भारत का प्रधानमंत्री कौन है लिखते हैं और तुरंत जवाब मिलता है, ये सर्च इंजन की ही मदद से किया जाता है। सर्च इंजन का मुख्य कार्य है इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को खोजना, हमारी क्वेरी यानी हमारा जो भी क्वेश्चन है के अनुसार सबसे सटीक और उपयोगी लिंक दिखाना, चित्र, वीडियो, न्यूज़, मैप और दस्तावेज ढूंढना, वेबसाइट को रैंक देना यानी कि बेस्ट टू ट्रस्ट, खोज परिणाम, सर्च रिजल्ट्स को श्रेणीबद्ध करना, ये सब काम है सर्च इंजन के। कुछ सर्च इंजन के नाम जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि गूगल है, ये गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया सर्च इंजन है। बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। याहू ये वर्जन कंपनी का क्या है, सर्च इंजन है। फिर है डक डक गो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है डक डक गो, ये सर्च इंजन। फिर है यांडेक्स, ये रशिया का एक क्या है, सर्च इंजन है। फिर है बाइडू, बाइडू एक चीन आधारित क्या है, सर्च इंजन है। तो गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो, यांडेक्स और बाइडू, ये सब क्या है, सर्च इंजन्स। उपयोग की बात करें तो
कोई ब्राउज़र जैसे कि क्रोम खोले, सर्च इंजन की वेबसाइट खोले जैसे कि www.google.com या फिर www.bing.com। सर्च बॉक्स में जाकर जानकारी टाइप करें, एंटर दबाएं, परिणाम या रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे। किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप जानकारी पढ़ सकते हैं। सर्च इंजन का उपयोग की बात करें तो पढ़ाई के लिए जानकारी खोजना, न्यूज़, फोटो, वीडियो, मैप ढूंढना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, वेबसाइट खोजना, किसी शब्द का अर्थ या अनुवाद जानना, किसी विषय पर प्रोजेक्ट के लिए सामग्री खोजना, ये सब सर्च इंजन का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट। दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन आर्काई 1990 में बनाया गया था। 1990 में आर्काई नाम का एक सर्च इंजन बनाया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आर्काई क्या है, एक सर्च इंजन है। इंपॉर्टेंट। गूगल हर दिन 8 अरब से ज़्यादा सर्च करता है, यानी कि गूगल सर्च इंजन में क्या करते हैं, 8 अरब से ज़्यादा सर्च होते हैं। गूगलिंग एक आम शब्द बने हैं जिसका मतलब होता है कुछ खोजना। गूगलिंग का मतलब क्या होता है, कुछ खोजना। डक डक गो एक ऐसा सर्च इंजन है जो यूजर की जानकारी को ट्रैक नहीं करता है। डक डक गो एक ऐसा सर्च इंजन है जो यूजर की जानकारी नहीं करता है और डक डक गो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया। सर्च इंजन में इमेज सर्च, वॉइस सर्च और न्यूज़ सर्च जैसी सुविधाएं हमें मिलती हैं। तो ये हमारे सर्च इंजन का टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हो। अगला टॉपिक है कंप्यूटर डेटा साइज की इकाइयाँ, यानी कि कंप्यूटर की कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर में जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन को बाइट्स में मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कंप्यूटर में जानकारी को बाइट्स के अंदर मापा जाता है। जैसे हम लंबाई को सेंटीमीटर में, वजन को किलोग्राम में, वैसे ही कंप्यूटर डेटा को बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स में मापा जाता है। अब इनमें तुलना की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डेटा साइज, देखो सबसे पहले बाइट की बात करते हैं तो इसको 20 से लिखा जाता है और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, यानी बिट छोटा होता है, बाइट बड़ा होता है। फिर है किलोबाइट, को केबी से लिखते हैं और एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट हुए, एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स हुए। मेगाबाइट, एक एमबी में 1024 केबी, 1024 केबी। एमबी के बाद में आता है गीगाबाइट, जिसको जीबी से लिखते हैं। तो एक जीबी में 1024 एमबी। टेराबाइट, टीबी से लिखते हैं। एक टेराबाइट में 1024 जीबी होता है। फिर आता है पेटाबाइट। अच्छा, यहाँ तक तो सभी को पता रहता है, आगे में पता नहीं रहता। तो आगे है पेटाबाइट, जिसको पीबी से लिखते हैं। टीबी के बाद में पीबी। एक पेटाबाइट में 1024 टीबी होता है। फिर है एक्साबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, जिसको ईबी से लिखते हैं। एक ईबी में 1024 पेटाबाइट। फिर आता है जेटाबाइट, जिसको जेडबी से लिखते हैं। एक जेटाबाइट बराबर 1024 एक्सोबाइट। फिर आता है योटाबाइट, वाईबी। तो एक योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेटाबाइट। तो अब आपसे ये दिए जाएंगे और पूछेंगे कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए। तो सबसे छोटा होता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, फिर आता है मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट, फिर आता है पेटाबाइट, फिर आता है एक्साबाइट, फिर आता है जेटाबाइट और फिर आता है योटाबाइट। तो यहाँ तक टीबी तक तो आपको पता है। इसको याद रख लिए आप, PEZY से याद रख ले कि पेटाबाइट आएगा, उसके बाद में एक्साबाइट आएगा, फिर आता है जेटाबाइट और फिर आता है योटोबाइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा साइज यूनिट्स थी। देखो 1 KB जैसे एक छोटा टेक्स्ट फाइल 1000 अक्षर का सेव किया जा सकता है। 1 MB में जैसे एक MP3 गाना या एक फ़ोटो। 1 GB में लगभग 250 गाने या एक फिल्म। 1 TB में 1000 फिल्में। 1 पेटाबाइट में एक बहुत बड़े डेटा सेंटर का डेटा। 1 योटाबाइट में लगभग पूरी दुनिया इंटरनेट। तो योटाबाइट सबसे बड़ी इकाई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक बाइट में एक अक्षर जैसे कि ABC स्टोर किया जा सकता है। एक HD मूवी लगभग 2 से 4 GB होती है। एक स्मार्टफोन की मेमोरी आजकल 128 GB से 1 TB तक होती है। गूगल जैसी कंपनियों के पास एक्साबाइट और जेटाबाइट में डेटा होता है, यानी काफ़ी बड़ा डेटा होता है। दुनिया की कुल जानकारी अब योटाबाइट में मापी जाती है। तो योटाबाइट सबसे बड़ा क्या हो गया, डेटा साइज यूनिट हो गया। तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा साइज का टॉपिक। अगला टॉपिक है इंटरनेट। देखो इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क।
इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें लाखों कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है ताकि सूचना, डेटा और संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट की बात करें तो शुरुआत हुई थी अमेरिका से, और अमेरिका में अपरानेट नाम की एक कंपनी ने सबसे पहले इंटरनेट का विकास किया था 1969 में, यानी 1969 में अपरानेट के द्वारा शुरुआत की गई थी इंटरनेट की। कहाँ पे? अमेरिका में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक शुरुआत की बात करें तो 1980 के दशक में व्यावसायिक शुरुआत होती है इंटरनेट के माध्यम से, यानी व्यवसाय का शुरुआत इंटरनेट पर 1980 के दशक में किया जाता। भारत में इंटरनेट की बात करें तो पहली बार 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। स्टार मार्क्स कर लो, 1 2 3 जितने कर सको। भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ। किस कंपनी के द्वारा हुआ? तो VSNL, नोट BSNL। BSNL अलग है और VSNL अलग है। BSNL है भारत संचार निगम लिमिटेड, VSNL है विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो VSNL कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था 15 अगस्त 1995 को। नियामक संस्था यानी कि रेगुलेटरी संस्था कौन है, यानी इंटरनेट को रेगुलेट कौन करती है? तो संस्था है ICANN, यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये एक संस्था है जो कि रेगुलेट करती है। IP एड्रेस प्रबंधन, देखो IP एड्रेस, हर सिस्टम का एक यूनिक IP एड्रेस होता है। इसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट कौन करता है? तो IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। भारत में इसकी निगरानी कौन करता है इंटरनेट की? तो वो करता है MIAT, या MIAT का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इंटरनेट के प्रमुख की फंक्शंस या प्रमुख कार्य सूचना का आदान प्रदान, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, लाइक जैसे ईमेल, चैट, वीडियो कॉल इत्यादि के माध्यम से। शिक्षा यानी कि ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, कॉमर्स जैसे कि ऑनलाइन से शॉपिंग होगी, बिजनेस हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, ये सब। मनोरंजन कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, जैसे OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से म्यूजिक सुन सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। सरकारी सेवाएं ले सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन RTI फाइल कर सकते हैं। गवर्नेंस सेवाएं हो गई, बैंकिंग व भुगतान जैसे नेट बैंकिंग हो गया, UPI हो गया, ये सब हम इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से, देखो किसके माध्यम से होता है? तो एक ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट चला सकते हैं। वाइड इंटरनेट, जिसको हाई स्पीड इंटरनेट भी बोला जाता है। वाईफाई के माध्यम से वायरलेस कनेक्शन। इसके अलावा मोबाइल डेटा, जिसमें 4G 5G मोबाइल नेटवर्क आधारित है। सैटेलाइट इंटरनेट दूर दराज क्षेत्रों के लिए, अभी ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया, एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा ये किया जा रहा है अभी। फाइबर ऑप्टिक, फाइबर केबल के माध्यम से उच्चतम गति गीगाबाइट इंटरनेट। तो ये सब क्या है? इंटरनेट चलाने के माध्यम है। ब्रॉडबैंड, वाईफाई, मोबाइल डेटा, सैटेलाइट इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक। इंटरनेट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट्सों का संग्रह, वर्ल्ड वाइड वेब, और यह है दुनिया का पहला ब्राउजर भी था, याद रखना। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेबसाइट का पता लगाने के लिए। IP एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और ये क्या होता है? हर डिवाइस का अद्वितीय यानी यूनिक होता है। फिर हैं कुछ प्रोटोकॉल, जैसे कि HTTP है, HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का मतलब, और अगर S लग जाए तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ब्राउजर की बात करें तो वेबसाइट खोलने वाला सॉफ्टवेयर है, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी इत्यादि। सर्च इंजन की बात करें तो जानकारी खोजने का टूल्स है, जैसे गूगल है, बिंग है, बाइडू है, यांडेक्स है, ये सब क्या है? सर्च इंजन्स। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स। वर्तमान में भारत में इंटरनेट की स्थिति देखें तो 2024 तक कुल उपयोगकर्ता 85 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। दुनिया में दूसरा स्थान है चीन के बाद भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने में। डिजिटल इंडिया पहल, भारत सरकार की योजना, इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, जैसे कि RTI है, संपर्क पोर्टल है, ये सब इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड किया। 5G सेवाएं 2022 में शुरू की गई थी भारत में। भारत नेट योजना चलाई गई है एक भारत सरकार के द्वारा, जो कि ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड तक पहुंचाने की एक योजना है, यानी हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाना भारत नेट योजना का क्या है? लक्ष्य है। तो भारत में इंटरनेट की स्थिति भी हमने देख ली। तो ये हमारा इंटरनेट का टॉपिक भी। अगला टॉपिक है कंप्यूटर या फिर ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित भारत सरकार की योजनाएं। इसके बाद में हम राजस्थान की योजनाओं को भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो योजना है वो है डिजिटल इंडिया मिशन। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये लॉन्च कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
उद्देश्य था इसका डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। इसके कुछ इम्पोर्टेंट घटक हैं: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। ये इसके मुख्य घटक। इसकी कुछ उप योजनाएँ जैसे कि डिजी लॉकर, जिसमें हम हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, ई हॉस्पिटल, ऑनलाइन हॉस्पिटल्स की जानकारी देना, उमंग ऐप, भीम ऐप, माई GOV ऐप, ये सब इसकी उप योजनाएँ थी। अगली योजना है भारत नेट योजना। 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से इसको लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से 2011 में लॉन्च किया गया था। 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया भारत नेट। इसका लक्ष्य था कि देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना। नोडल एजेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये इसकी नोडल एजेंसी थी। तकनीकी की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करना था। अगली जो योजना है वो है प्रज्ञा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 के तहत इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवा उपलब्ध कराना, जिसमें थी कि बिजली बिल भुगतान करना ऑनलाइन, पेंशन सेवा देना, आधार कार्ड प्रिंट करना, ऑनलाइन आवेदन करना, बैंकिंग, शिक्षा, ये सब ऑनलाइन सेवाएं देना। नए संस्करण की बात करें तो CSC 2.0 सभी ग्राम पंचायतों तक विस्तार किया गया। अगली है उमंग ऐप यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। 2017 में इसको लॉन्च किया गया मीटी के द्वारा और NEGD के द्वारा। सेवाओं की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार की 1200 से अधिक सेवाएं एक ही ऐप पर दी गई, जिसमें EPFO, डिजी लॉकर, गैस बुकिंग, पासपोर्ट सेवा, ये सब सेवाएं इस एक ही ऐप में मिलती है जिसका नाम है उमंग ऐप। अगली है डिजी लॉकर। ये 2015 में लॉन्च की गई थी। नागरिकों को डिजिटल रूप में दस्तावेज संग्रह और शेयर करने की सुविधा। उदाहरण जैसे कि आधार कार्ड, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि को ऑनलाइन सुरक्षित रखना। विशेषता है डिजिटल दस्तावेज को भौतिक दस्तावेज के समान कानूनी मान्यता प्राप्त। जैसे कि यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप कार चला रहे हैं तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से दिखा सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस। अगली है राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन यानी NDLM। नाम था इसका PMGDISHA यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। 2017 में इसको लॉन्च किया गया। 6 करोड़ ग्रामीण लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना इसका टारगेट था। लक्ष्य समूह थे इसमें ग्रामीण परिवार के एक व्यक्ति को कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग सिखाना ताकि वो सभी को सिखा सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। ये 2006 में लॉन्च की गई थी। सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुगमता से उपलब्ध कराना, जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट, ई हॉस्पिटल, ई कोर्ट्स, ई ऑफिस, MCA 21 आदि। इसके बाद में अगली है भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी। दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया। NPCI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। UPI आधारित तकनीक जो आज हम करते हैं वो इसी भीम ऐप के द्वारा करते हैं UPI। उद्देश्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, कैशलेस इंडिया बनाना। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क यानी कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क। 2010 में लॉन्च किया गया। भारत की उच्च शिक्षा संस्थानों को हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ना, जैसे कि 10 Gbps तक की स्पीड देना। लाभार्थी थे इसमें IITs, IIM, NITs और अन्य विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इसको 24 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया। ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण और पारदर्शिता लाना। विकासकर्ता थे पंचायती राज मंत्रालय यानी पंचायती राज मंत्रालय ने इसका विकास किया था। विशेषता की बात करें तो पंचायतों के बजट, योजना और व्यय की जानकारी ऑनलाइन देना इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो ये थी भारत सरकार की कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं। नेक्स्ट योजनाएं हमारी आती है राजस्थान की कंप्यूटर, डिजिटल या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित योजनाएं, जिसमें पहली है ई मित्र योजना। 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। राजस्थान सरकार प्लस
DOIT एंड C डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन और राजस्थान सरकार के द्वारा। उद्देश्य था राज्य के नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मूल निवास, बिजली बिल का भुगतान, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना और बैंकिंग सेवाएं देना, जैसे कि CSE कियोस्क सेंटर बनाना, जैसे बैंक के बाहर काफ़ी सारे कियोस्क सेंटर बने होते हैं, वेब एंड मोबाइल ऐप बनाना, ये सब सुविधाएं देने के लिए। नवीनतम रूप इसका इन सभी का है ई-मित्र प्लस, जिसमें टच स्क्रीन, कैशलेस पेमेंट, 24/7 कियोस्क मशीन, ये सब बनाए गए हैं। राज्य का सबसे बड़ा ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है कौन सा? ई-मित्र योजना। नेक्स्ट है राज ई ज्ञान पोर्टल। 2020 में बनाया गया था या शुरुआत हुई थी इसकी। उद्देश्य था छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना। विकास करता थे SIERT व राजस्थान शिक्षा विभाग। सुविधाओं की बात करें तो इसमें ई-बुक्स उपलब्ध करवाना, वीडियो लेक्चर देना, QR कोड आधारित पाठ्य सामग्री। लाभार्थी थे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी व शिक्षक। मेनली ये कोरोना के टाइम में लॉन्च किया गया था ताकि बच्चे घर बैठ के पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट है राजस्थान संपर्क पोर्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। 2014 में इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य था नागरिकों की शिकायतों का ऑनलाइन समाधान करना, जैसे अगर कोई बिजली से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई किसी सेवा से रिलेटेड या किसी योजना से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। सुविधाएं इसमें मिलती है शिकायत पंजीकरण की, ट्रैकिंग की कि अभी तक आपकी जो समस्या था उसका समाधान कहाँ पर पहुँचा है, समाधान की समय सीमा। माध्यम की बात करें तो पोर्टल व मोबाइल ऐप दोनों ही तरीके हैं संपर्क पोर्टल की। नियंत्रण की बात करें तो मुख्यमंत्री कार्यालय इसका कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है IT ज्ञान केंद्र योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में IT शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सुविधा की बात करें तो कंप्यूटर साक्षरता, डिजिटलीकरण की मूलभूत ट्रेनिंग देना। लाभार्थी थे इसमें छात्र और बेरोजगार युवा। स्थान की बात करें तो हर ब्लॉक में कम से कम एक केंद्र होना चाहिए, एक IT ज्ञान केंद्र होना चाहिए। अगली है राजनेट। सभी ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों को राज्य मुख्यालय से जोड़ना इसका प्रमुख लक्ष्य। तकनीकी VSAT आधारित सैटेलाइट कनेक्टिविटी के माध्यम से। लाभ था इसका ई-गवर्नेंस सेवाओं की सीधी पहुंच ग्रामीण स्तर तक। संबंधित योजना भारत नेट योजना से जुड़ा हुआ, यानी कि भारत नेट जो योजना था उसी से इसको जोड़ा गया राजनेट को। नेक्स्ट है बीमा मित्र और ई-मित्र प्लस। ई-मित्र प्लस ATM जैसी मशीन जो 24/7 ई सेवा प्रदान करती है, जैसे कि कैशलेस, टच स्क्रीन जैसी मशीन। बीमा मित्र LIC अन्य बीमा सेवाएं ई-मित्र के माध्यम से उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेक या राज स्टेक। डिजिटल पहचान, भुगतान, डेटा शेयरिंग हेतु एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत सरकार का जो इंडिया स्टेक है उसी से इंस्पिरेशन लेके राज स्टेक या राजस्थान स्टेक बनाया गया। इसका लाभ था कि API आधारित सेवाओं का इंटीग्रेशन, जैसे कि आधार सत्यापन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, SMS अलर्ट्स आदि उपलब्ध देना। नेक्स्ट है राजकाज यानी कि पेपरलेस शासन प्रणाली। राजस्थान सरकार के कार्यालयों में ई-फाइल सिस्टम लागू करना, यानी कि जो हार्ड फाइल्स थी उनको सॉफ्ट फाइल्स में कन्वर्ट करना। फाइलों की तेज ट्रैकिंग करना, पारदर्शिता बढ़ाना, समय की बचत करना। प्रभाव डिजिटल सचिवालय की दिशा में बढ़ा कदम। अगला है साला दर्पण। MHRD प्लस NIC व राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा इसको विकसित किया गया। उद्देश्य था सरकारी स्कूलों की जानकारी पारदर्शी रूप से ऑनलाइन लाना। डेटा उपलब्ध है इसमें छात्र, शिक्षक, विद्यालय स्तर की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध। लाभार्थी थे अभिभावक, शिक्षक और प्रशासन। नेक्स्ट है राजस्थान में IT और स्टार्टअप कौन कौन सी पहल है। सबसे पहली है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, iStart राजस्थान के लिए। जो iStart राजस्थान नीति है या पॉलिसी है, ये 2017 में लॉन्च की गई थी। किस लिए? स्टार्टअप इंक्यूबेशन और फंडिंग के लिए। इसमें प्रमुख लाभ मिलते हैं, सीड स्केल ग्रांट्स मिलती है, मेंटरशिप मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में ही लॉन्च की गई थी समावेशी उद्यमिता के लिए, जिसमें टैक्स बेनिफिट्स, पेटेंट रिएम्बर्समेंट,
इक्विटी, लोन सपोर्ट, ये सब लाभ मिलते हैं। अगली है RBIH एक्सेलरेटर, 2024-25 में लॉन्च किया गया था। ये फिनटेक स्टार्टअप को तेज़ी देने के लिए किया गया था। तो याद रखना RBIH एक्सेलरेटर ये किसके लिए था? फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए, फ्री मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान AI पॉलिसी 2025, ये 2025 में लॉन्च की गई है AI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन के लिए, जिसमें अटल स्टूडियोज बनाना, इसके अलावा डेटा सेंटर इकोसिस्टम बनाना, ये सब इसके प्रमुख लाभ है। नेक्स्ट है स्टार्टअप ओएसिस या MNIT इंक्यूबेशन, ये अभी ऑनगोइंग चल रहा है, यानी इस पर डेवलपमेंट चल रहा है। टेक्निकल इंक्यूबेशन के लिए जैसे कि कैंपस स्टार्टअप, प्रोटोटाइप सपोर्ट, ये सब देने के लिए। नेक्स्ट है TIE राजस्थान, ये 2002 से चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्किंग के लिए इवेंट्स और मेंटरशिप प्रोग्राम्स किए जाते हैं इसके तहत, ताकि राजस्थान में IT क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट रिवीजन खत्म होता है। आई होप कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी पटवारी और वीडियो एग्ज़ाम दोनों।